तो हेलो गाइस, हम लोग और एक नए एपिसोड के साथ वापस आ चुके हैं। अगर आप लोगों को ये मनवा पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। हो सके तो सुपर थिंग्स या मेंबरशिप लेकर भी सपोर्ट कर सकते हैं, और कुछ भी अगर खरीदना है तो प्लीज मेरा एफिलिएट लिंक से जाकर खरीद सकते हैं। मेरा जो प्रोडक्ट यहाँ पर स्क्रीन पर दिया हुआ है। और अगर आप लोगों के पास कोई नया मन हुआ है जो लोग आप लोग चाहते हैं कि मैं उसे एक्सप्लेन करूँ, तो प्लीज कमेंट बॉक्स ओपन है आप लोगों के लिए, आप लोग कर सकते हैं और हाइप भी कर देना ताकि थोड़ा सा एंगेजमेंट बढ़े। तो अगला एपिसोड जहां से खत्म होता है, ये एपिसोड एग्जैक्टली उसी जगह से शुरू होता है। हम लोग देख पाते हैं कि क्वीन बाओ जो है अपनी भाई को यानी कि क्वीन जी को अंदर लेकर आ जाते हैं। वही के डायरेक्टर उसे देखते हुए बताने लगते हैं कि क्या तुम सचमुच इसे कर सकते हो, क्योंकि देखो गुकियन कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसे कोई भी आसानी से बजा सकता है या सीख सकते हैं। ये एक मास्टर के लिए भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट चीज होता है। मैंने स्कोर को भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हूँ। ये सचमुच बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनल लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। इस बात को सुनता हुआ क्वीन जी बताता है कि इसमें कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने इस गाने को लिखा है तो इसी वजह से मैं इसे बजा भी सकता हूँ। इसी बात को सुनते हुए सभी लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं कि क्या तुमने लिखा है इस गाने को। यह पर यह डायरेक्टर भी एकदम शॉक में आ जाता है कि क्या तुमने इस चीज को लिखा है। तभी क्वीन जी बताता है कि हाँ, मैं क्वीन बाओ के हर एक गाना को मैंने लिखा है। एकदम वो माहौल अचानक से शांत हो जाता है। एक आदमी आकर उससे हाथ मिलाता है, बताता है कि क्वीन जी तुम हो राइट, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा सुना है, लोगों ने तुम्हारे बारे में मीटिंग भी की थी। हम लोग इस चीज के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे कि आखिरकार इन सारे गानों को कौन लिख रहा था। इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सर्किल में बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन भी है। इसी बात को सुनता हुआ क्वीन जी बताने लगता है कि मेरा हम्बल वर्ड्स को जो है मतलब वर्क को इतनी ज्यादा मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तभी अचानक से और एक लड़का उसके सामने आ जाता है और बताता है कि यंग मैन, नहीं मास्टर, क्या प्लीज आप मेरे लिए एक गाने को लिख सकता है, जस्ट आप अपना प्राइस को बता दीजिए मुझे। और तभी और दो आदमी आ जाता है, वो लोग भी बताने लगते कि हमें भी काउंट करो इस बीच में। और यहाँ पर इसी चीज को ज़ूलू दूर से देखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में आने लगती है। और फिर वो पूछती है कि कौन सी गाना वो गाने वाली है। वो लड़की बताती है उसकी जो असिस्टेंट है कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि जब वो लोग रिहर्सल कर रहे थे उसी वक्त मैं उस जगह पर मौजूद नहीं थी। और तभी अचानक से दूर से एक लड़की बता दी कि आखिरकार वो लोग वहां पर क्या कर रहे हैं, यानी कि वही जिक्वी मिसली की बेटी, मतलब उसका जो आंटी करके पुकारती है वही। तो उसकी जो एक दोस्त रहती है वो बताती है कि ऑलमोस्ट आधा घंटा बीत गए हैं, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। हम लोगों ने ज़ूलू के गाना को तो सुन लिया है, चलो फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। लेकिन जिक्वी बताती है कि नहीं, अभी तक क्वीन बाओ ने नहीं गाना गाया है। मैं ज़ूलू को तो वोट कर दी, लेकिन मैं क्वीन बाओ को हारती हुई देखना चाहती हूँ। और फिर वो अपने भाई के बारे में सोचने लगते हैं कि ये जो ली डोंगलाई है वो इतनी ज्यादा क्वीन बाओ के ऊपर ऑब्सेस कैसे हो सकता है। आखिरकार वो वुमेन भी तो उसी वुमेन के तरह ही सिमिलर ही है ना। वो गुस्से में आने लगती है। अचानक से होस्ट आकर बताता है कि आई एम वेरी सॉरी कि आप लोगों के हम लोगों ने इतनी ज्यादा इंतजार करवाया है। चलिए हम लोग फिर हमारा नेक्स्ट सिंगर को स्वागत करते हैं। नेक्स्ट सिंगर है क्वीन बाओ। क्वीन बाओ आते लोगों यहाँ पर चिल्लाने लगता है, और इसी चीज को देखते हुए सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन और एक चीज को देखते हुए भी लोग बहुत ज्यादा शॉक में आ जाते हैं कि यहाँ पर क्वीन जी जो है उसी गुकेन को बजाने के लिए आते हैं। इसी चीज को देख लेती है जिक्वी। वो सोचती है कि क्या ये तो क्वीन जी है, ओ माय गॉड, वो यहाँ पर आखिरकार क्या ही कर रहे हैं। क्वीन जी भी अपना जिक्वी बजाना शुरू कर देते हैं और बाबा भी अपना गाना शुरू कर देते हैं। और जिक्वी के साथ जो एक लड़की रहती है वो इन सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ एक साथ जो गाना बज रहे हैं वो इसी चीज को सुनते हुए बताने लगती है कि इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल म्यूजिक, ऐसा लग रहा है कि स्प्रिंग वाटर फ्लो कर रहा है। मतलब ये जो गुकिन बजा रहा है उसे एशियन टाइम की याद दिलवा रहा है। और तभी इधर हम लोग बाओ को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर गाना गाती है। उसके गाने में इतनी ज्यादा लोग धुंध हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं कि मतलब सारे के सारे लोग एकदम से रोने लगते हैं। और तभी क्वीन बाओ की गाना भी खत्म हो जाती है। वो बताते हैं कि आप सभी लोगों का शुक्रिया। तभी जो जिक्वी की दोस्त है वो बताती है कि मैं अभी क्वीन बाओ के लिए वोट करूंगी। तुम किसके लिए वोट करोगी जिक्वी? तुम तो यहाँ पर ज़ूलू के बहुत बड़े फैन हो, तो फिर तुम किस वजह से लिए इतनी ज्यादा हेजिटेट कर रहे हो? तभी जिक्वी बताती है कि शट अप। और यहाँ पर जो जिक्वी है वो यहाँ पर बाओ की गाने को याद करने लगती है। याद करते हुए उसे बहुत ज्यादा मतलब सैड महसूस होती है। वो गाना अच्छी महसूस होती है। वो सोचती है मुझे जस्ट उसकी गाने को पसंद है, उससे नहीं, तो इसी वजह से मैं उसकी गाने के लिए उसे वोट कर रही हूँ। मैं उसे अभी भी स्टिल हेट करती हूँ, लेकिन वो फिर भी क्वीन बाओ की वोट करते हैं। और जैसे वोटिंग क्लोज कर दिया जाता है हम लोग देख पाते हैं कि क्वीन बाओ को 208 वोट मिलते हैं और यहाँ पर ज़ूलू को 186, यानी कि मोटे मोटे तौर पर क्वीन बाओ इसी शो को जीत जाते हैं।
खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग ये देख पाते हैं कि जैसे उन लोगों का कॉन्सर्ट खत्म हो जाता है, बाबा सीधा आके क्वींसी को किस करने लगती है और बताती है कि आज तुमने एक बहुत बढ़िया काम की है, इसी वजह से मैं रिवॉर्ड के तौर पे तुम्हें ये किस देना चाहती हूँ, क्या तुम्हें ये पसंद है। और इसी बात को सुनते हुए क्वींसी बताने लगती है कि तुम सच में बहुत ज्यादा इंसेन हो, जस्ट तुम इसी बात को कहने के लिए मुझे इस जगह पर लेकर आए हो। इस बात को सुनते हुए बाबा बताने की अच्छा तो फिर ये इनफ नहीं है, ठीक है मैं और भी दे सकती हूँ। बाबा बताने की स्टॉप इट देखो, अगर कोई भी पपराजी इस चीज को देख लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग गॉसिप में आ जाएंगे प्लेस के अंदर, ठीक है। इस बात को सुनते हुए बाबा बताते कि कौन इसकी परवाह करती है, क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अभी क्वीन से बताते कि तुम सचमुच बहुत ज्यादा पागल हो, देखो मुझे अभी यहाँ से जाना होगा क्योंकि अभी मुझे ट्यूटर के रूप में भी काम करने की जरूरत पड़ती है। इसी बात को सुनते हुए बाबा बताने की जस्ट वाइट, क्योंकि मैं अभी एक बहुत बड़ी स्टार हूँ, ठीक है, अभी मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए इस बात को अफोर्ड कर सकती हूँ। तभी इस बात को सुनते हुए बाबा मतलब क्वींसी बाबा को बताने लगता है कि यू रिजेक्टेड टू सून, जिसे कहते हैं उसके सर पर टच करती है। और तभी इधर बाबा बताने की बाय द वे देखो डायरेक्टर तुम्हें रिक्रूट करना चाहते हैं, क्या तुम्हारा इस चीज में कोई भी आइडिया है। इस बात को सुनते वह क्वींसी बताने लगता है कि देखो मेरा इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। देखो क्वीन बाबा, वो लोग तुम्हारे शो के दौरान तुम्हें हैंडीकैप करने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर तुम अपने पीछे को थोड़ा सा संभालना, ठीक है। तभी इस बात को सुनते हुए वो बताने लगती है बाबा देखो यूर मैजेस्टी, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी बुरे लोग हैं जो लोग हमेशा मुझे हार्म करना चाहते हैं, वो उसके करीब आने लगते हैं। तभी कोई यहाँ पर क्वींसी उसे बताने लगते हैं कि देखो तुम मुझे यहाँ पर बहुत दिनों से अच्छी तरीके से सर्व नहीं किए हो, तो इसी वजह से गॉड तुम्हें ये पनिश देना चाहते हैं। और तभी उसके बाद को सुनते हो बाबा उसकी कान पे फुसफुसा कर बताने लगते हैं कि देखो तुम अभी मेरी और जो है जिजिन की सीक्रेटली अंडरवेयर को ले सकते हो। यहाँ पर बहुत से ऐसे लड़की नहीं होती है जिन लोगों की सुगंध इतनी ज्यादा यानी कि फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा अच्छे होते हैं। और जैसे वो बाबा इस बात को क्वींसी को बताया था, क्वींसी एकदम वहां से दौड़ने लगते और बताने लगते क्वीन बाबा अभी से हम दोनों और कोई भी फ्रेंड नहीं रहे, बाय। ये कहते हुए सीधा वो निकल जाते हैं और मिस ली के घर पे चले जाती हैं। तो वहां पर वो पढ़ाई खत्म करके जैसे बाहर आने लगते हैं, मिस ली उसे पता नहीं थी क्या तुम अभी वापस जा रहे हो। तो क्वींसी उसे कहता है कि क्या अब आप मुझे घर पे आज भी छोड़ने के लिए जा रहे हैं। इसी बात को सुनता हुआ वो कहते हैं कि क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें दोबारा से ड्राइव करके तुम्हारे घर तक छोड़कर आ जाऊं। वो बताता है क्वींसी कि हाँ ये तो बढ़िया होगा, लेकिन यहाँ पर मिस ली बता दे कि गेट आउट। और जैसे वो जाने लगती है तभी वहाँ पर जिकुई भी आ जाती है और जिकुई आते हुए पूछने लगती है क्या तुमने गुकेउन को बजाया था, आई एम ए सिंगर मॉर्निंग शो हुआ था टीवी शो उसी जगह पर। इस बात को सुनते हुए बाबा मतलब क्वींसी एकदम से मना कर देते हैं, बताते कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तभी वो पूछने लगते हैं कि आंटी इस आदमी का बैकग्राउंड आखिरकार क्या है। तभी मिस ली बता दे कि वो जस्ट एक ऑर्डिनरी पर्सन है। लेकिन इस बात को सुनता हुआ वो मुंह फुलाती हुई आगे ऊपर की तरफ जिकुई चले जाने लगती है। और यहाँ पर इसी चीज को देखते हुए क्वींसी मने मन सोचने लगती है कि क्या आखिरकार वो किसी चीज को रिकॉर्डिंग कर रहा है क्या। और जैसे इस बात को सोचते हुए क्वींसी वहां से निकलने लगता है, लेकिन मिस ली बताने लगती है कि 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे साथ कुछ बातें करना चाहती हूँ। और फिर उसे एक कप कॉफी देते हैं और बताते हैं तुम्हारा मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर क्वींसी कहते हैं कि नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो मने मन यही सोच लेते हैं कि आफ्टर ऑल वो उससे बहुत ही ज्यादा पैसा पे करते हैं, तो किस वजह से उसका प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर मिस ली बता दे कि बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, इस वजह से शायद तुम्हें ऐसा लग रहा है। भाई क्वींसी उसकी बात को सुनता हुआ मने मन सोचने थी कि अगर तुम्हें इस चीज के बारे में पता ही है तो फिर तुम मुझसे पूछ ही क्यों रहे हो। अभी मिस ली जो है अपनी थोड़ा सा ग्रैंडफादर के बारे में बात करना शुरू कर देती है कि जब उसके ग्रैंडफादर यंग थे तब वो अपनी पेट पालने के लिए सरदारों के काम पे जो ज्वाइन कर लिए थे, और कुछ सालों के बाद ही जो है एक छोटा मोटा वो एक लीडर भी बन गए। और उसके बाद को सुनते हुए इधर क्वींसी मन मन सोच लेती है कि ये देखो मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर के ऊपर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हो, तो फिर तुम मुझे ऐसा बात क्यों कर रहे हो। लेकिन उस समय जो है कुछ नॉर्दर्न के जो लोग होते हैं, ऐसे जो वर्ल्ड होते हैं, उन लोगों को एकदम सफाया कर दिया था। लेकिन वहाँ पर कुछ डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्रॉब्लम भी इसी वजह से उस समय भी थी, और लोग उस समय बहुत ही ज्यादा गरीबी में जी रहे थे। और उसके बाद मिस ली ये भी बता देता है कि उसी समय उसने एक सोल्जर्स की ग्रुप भी बनाया और फिर वो जो है एक बैंडिट के लीडर भी बन गए। और इसी बात को सुनते हुए क्वींसी तो डरने भी लगता है, मने मने वो सोचने लगता है कि क्या ये तो एक बैंडिट का फैमिली है, मुझे यहाँ पर मार तो नहीं दिया जाएगा ना, है ना, वो डरने लगता है। और तभी वो यहाँ पर मिस ली बताती है कि यहाँ पर जो मिस्टर ली थी वो मेरा जो है ग्रैंडफादर का बेस्ट फ्रेंड भी थे, और वो जो है सीक्रेटली आर्म फोर्सेस में रेड पार्टी में ज्वाइन कर लिए थे सीक्रेटली। और उसके बाद वो यहाँ पर मिस ली ये बात को समझा दे दे कि आफ्टर ऑल यहाँ पर जब वॉर छिड़ गई तो उसके जो दोस्त है वो मेन ट्रूप के अंदर आ गए, और बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप उसके ग्रैंडफादर ने एकदम सक्सेसफुली इसी लैंड को जीत लिए थे। और इस बात को सुनते हुए क्वींसी बता दे कि वाओ ऐसे दोस्त होना तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होते हैं। और जब इस बात को सुनते हुए क्वींसी को कोई बात दिमाग में ट्रिक होता है, वो बताते कि वेट इसका मतलब ली डोंगले
तभी मिस ली बताती है कि हाँ वो ली डोंगलाई का फादर का ग्रैंडफादर है। और उसके बाद मिस ली ये भी बताते हैं कि बिकॉज ऑफ सच ए रिलेशनशिप मेरी फादर जो है वो भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस को रन कर पाए। और इधर क्वींसी मनी मन यही सोच लेती है कि सचमुच ये एक बैंडिट का फैमिली है, अभी भी भागने के लिए समय मेरे पास बचे हुए हैं। और उसके बाद मिस ली ये भी बताता है कि वो उन लोगों को ऑफेंड किया जिन लोगों के पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, उन लोगों को वो ऑफेंड किए थे और उसके बाद उसके लिए पर्याप्त जो प्रॉपर्टी है वो भी छोड़ गए थे। और फिर उसके जो बहन है वो डोंगलाई की फादर को भी शादी किए थे, लेकिन बहुत साल पहले वो मरी गई थी। तो इधर जो डोंगलाई और क्विजी जिक्वी थे वो अपनी जो स्टेप मॉम थे वो बिल्कुल भी उन लोगों को पसंद नहीं करते थे, इसी वजह से वो लोग इसी जगह पर मेरे यहाँ पर चले आए। और यहाँ पर बाव मतलब क्विंसी इस बात को सुनता हुआ मनी मन सोचने थे कि आखिरकार अभी मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल इन लोगों का बैकग्राउंड है, मैं उन लोगों को ऑफेंड बिल्कुल भी कर नहीं सकता हूँ। और यहाँ पर वो कुछ संपत्ति के बारे में भी बात करते हैं कि कुछ संपत्तियों को लोगों को दिया जाता है और 20% ऑफ रिसोर्सेज अलॉटेड टू ऑर्डिनरी पीपल। तुम इस चीज के बारे में क्या ही सोचते हो? इस बात को सुनता हुआ क्वींसी बताते हैं कि देखो ऐसा जनरली होता है कि जो कोई भी रिच होता है वो लोग अपनी जनरेशन को, अपने ग्रैंड चाइल्ड को बहुत ज्यादा रिच कर देते हैं, अपने बेटे को। इस बात को सुनते हुए मिस ली बताते हैं कि तुम्हारा मतलब? वो बताते हैं कि आई थिंक आई हैव द एबिलिटी टू बिकम रिच, क्योंकि आप मेरी बहन को जानती है कि वो क्वीन बाबाओ है, अभी वो स्टार है, तो मेरे जो अभी चिल्ड्रन होंगे वो लोग भी बहुत ही ज्यादा अभी रिच भी हो जाएंगे सेकंड जनरेशन के। इस बात को सुनते हुए मिस ली बताते हैं कि हे देखो तुम और तुम्हारी बहन दोनों इंडिविजुअल है, मतलब डिफरेंट है, क्योंकि अभी तुम्हारी जो है एक वाइफ होंगे और तुम्हारी बहन का वो एक हस्बैंड होगा, तुम्हारा 2 फैमिली होंगे। और इसी बात को सुनता हुआ क्वींसी मनी मन सोच रही थी कि क्वीन बाबा विल हैव ए हस्बैंड, हाँ वो तो आज या कल एक शादी तो कर ही लेंगे, है ना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें और एक जगह की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि क्वींसी और बाबा दोनों इसी जगह पर जाने लगते हैं। तो उसी जगह पर एक लेडी रहती है जो कि किसी लोगों को डांस प्रैक्टिस करवा रहा है या तो कुछ और करवा रहा है, या तो सिंगिंग या तो कुछ बैंड। तो वो लोग बहुत ही ज्यादा वहां पर थक सा जाती है, लेकिन वो लेडी कहती है कि नहीं तुम लोगों को ये दोबारा सा करना होगा। लेकिन वहां पर कुछ लड़के लोग रहते हैं, वो लोग बताने लगते नहीं हमें अभी रेस्ट लेने की जरूरत है, चलिए क्यों ना हम लोग इसे और एक दिन करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा थक गए हैं। तभी इस बात को सुनते हुए ये लेडी सोचने लगती है कि मैंने इन लोगों को इतनी ज्यादा काम किया बिना किसी रेस्ट को देकर कि ये लोग यहाँ पर सचमुच थक तो गए हैं। और देखिए ये लोग यहाँ पर जो गिटार म्यूजिशियंस है म्यूजिक को बजाते हैं, तो इसी वजह से ये लोग इसके ऊपर इतनी ज्यादा भड़केगा नहीं। बट यहाँ पर जो क्वीन बाबा है वो एक न्यू कमर के रूप में आए हैं, दे डिड नॉट केयर हर फीलिंग। तो तभी यहाँ पर क्वींसी जो है बाबा को एक गाने का लिस्ट देते हैं और बता देगी कि यार तुम आगे जा सकते हो। तो बाबा भी उसके गाने को लेकर आगे की तरफ जाती है और जाते बता देगी कि सर प्लीज क्या आप इसे एक बार देखेंगे। तो वहीं पर जो आदमी इस चीज को देख रहा था, देखते वो एकदम से शॉक में आ जाता है और वो एकदम स्टंट रह जाता है, मतलब शॉक होकर खड़ा रहता है। तो पीछे से 2 लड़का कहता है कि हे कैप्टन कैप्टन क्या आप सो गए हैं? तभी कैप्टन कहने लगते हैं कि शांत हो जाओ। वो बताने लगता है कि क्या ये और एक ओरिजिनल एकेन है, मतलब दोबारा से ओरिजिनल सॉन्ग है। तो बाबा बताते हैं कि देखिए हमारा सारा का सारा सॉन्ग ओरिजिनली होता है, आपको इतनी ज्यादा एक्साइटेड होने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनती हुई वो आदमी बताता है कि व्हाट ए ग्रेट सॉन्ग, किसने लिखा ये है सॉन्ग, ये सचमुच बहुत ही ज्यादा जीनियस। और बाकी सारे लोग भी देख कर कहते हैं कि वाओ किस मास्टर ने इस गाने को लिखा है, दैट्स ब्रिलियंट। तब ये पीछे से क्वींसी बताने लगते हैं कि मैंने इसे लिखा है, और उसे देखते ही सभी लोग बताने लगते हैं वाओ ये तो सचमुच बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड भी है और बहुत ज्यादा हैंडसम भी है जो कि इस गाने को लिखा है, ही लुक्स ग्रेट। लेकिन पीछे यहाँ पर जो और लेडी रहती है यानी कि वो जुलू रहती है, वो सोचती है कि सचमुच ये बेकार है, मतलब वो गुस्से में आने लगती है। तो वहां पर और एक आदमी रहता है, वो कहता है कि चलो फिर शुरू करो। तभी यहाँ पर बाबा भी अपना गाना शुरू कर देते हैं और भाई सभी लोग एकदम से उसकी गाना सुनते हुए शौक में आ जाते हैं। तो खैर सीन शिफ्ट होता है, जुलू बहुत ही ज्यादा गुस्से में बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही उसकी जो मैनेजर रहती है लड़की, उससे बताती है अगर मैं यहाँ पर क्वीन बाबाओ के साथ कम्पीट करूँ तुम्हें क्या लगता है कि मेरी विनिंग चांस क्या हो सकती है? उसके असिस्टेंट बता दे कि मिस जू आप ये क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी स्टार है और आप क्वीन बाबाओ से और भी ज्यादा पॉपुलर है, तो आपके लिए उसके हराना मतलब उसको हराना बहुत ही ज्यादा आसान है। रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि नहीं तो ये आपके परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट भी डाल सकते हैं। इस बात को सुनते हुए जुलू बताने लगते हैं कि इवन तुम मुझे भी फूल बनाने की कोशिश कर रहे हो। वो बताती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं। और इधर ये लड़की तो मन ही मन सोच लेती है कि मैं आपको सचमुच सच कैसे बताऊं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन बाओ के सॉन्ग सचमुच तो बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाले हैं। कोई भी अगर उसकी गाने को अच्छी तरीके से सुनेंगे तो मुझे ये भी लगती है कि
जूलू के जो डाई हार्टेड फैन है वो लोग भी उसे शायद वोट दे देंगे। और मिस जूलू इधर इस बारे में बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगती है कि उसके पास इतनी अच्छी म्यूजिशियन क्यों नहीं है। तो उसका असिस्टेंट उसे थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा कुछ बुद्धि मतलब कुछ आइडिया देने लगता है, क्यों ना हम लोग वहाँ पर दोबारा से स्कोरर के पास रिटर्न जाते हैं, क्योंकि अगर हम लोग कंपनी को जाकर बोलेंगे कि ये उल्लू का गाना है तो कंपनी इसी गाने को जो है वापस ले भी सकते हैं। तो इस बात को सुनते वो कार पे बैठ जाती है, वो कुछ दूर आगे की तरफ जाने लगती है। तभी अचानक से जूलू को कुछ देखती है, वो बोलती है कि एक मिनट रुको, यानी कि वो देख पाती है कि बाबा और क्वींसी दोनों हाथ पकड़ते हुए आगे की तरफ जाने लगते हैं और इसी चीज का जो है वो तस्वीरें पीछे से खींच लेते हैं। और फिर वो लड़की बताती है कि मिस जू, वो बताती है कि देखो इस फोटो को इंटरनेट पर फोटो रिकॉर्डिंग करके भेज दो, तुम्हें पता है इस चीज को कैसे करना चाहिए, है ना, राइट। और फिर ये कहते वो मने मन सोचने थी, क्वीन बाबा मैं तुम्हें इस एंटरटेनमेंट सर्कल से ऐसे डिसेबर करूंगा कोई पहचानेगा भी नहीं। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग ये देख पाते हैं कि यहाँ पर बाओ, क्वींसी और जी जिन दोनों खाना कर रहे थे घर में। तभी अचानक से क्वींसी ये नोटिस कर पाता है अपनी मोबाइल पे देखते हुए कि उन दोनों का तस्वीर जो है यहाँ पर वायरल हो रहा था और यहाँ पर ये भी लिखा था कि क्वीन बाओ एंड एक आदमी का अफेक्शन पब्लिकली दिखाई दे रहा है। इसी चीज को देखते हुए क्वींसी मने मन कहता है, मतलब कहता है कि हे ये तो मैं नहीं हूँ। तो झिझिंग भी कहती कि हे क्या है वो, तो फिर ये तुम दोनों के बारे में गॉसिप है। इस बात को सुनते हुए बाबा मतलब क्वींसी बता रहा है कि हाँ ये एक नॉनसेंस है। तो झिझिंग बताते हैं कि देखो ये एक नॉर्मल बात है, जो रूमर्स होता है एक नॉर्मल बात है सेलिब्रिटीज के लिए। और वो तो ये भी बात करते हैं जो किसी एक्टर्स जो होता है वो लोग हर एक मूवी के बाद उन लोगों का कोई ना कोई नए बॉयफ्रेंड के रूम में एक रूमर्स आते हैं। लेकिन क्वींसी बता दे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर वो लैपटॉप को ऑन करते हुए देख पाते हैं कि क्वीन बाबा रूमर्स बॉयफ्रेंड इज सस्पेक्टेड टू बी फ्रॉम ए रिच मैन, यानी कि सभी लोग कह रहे हैं कि क्वीन बाबा की जो बॉयफ्रेंड है वो एक रिच आदमी होगा। लोग इस बारे में बात करने लगते हैं, कमेंट्स करने लगते हैं कि क्वीन बाबा एक शालू वुमेन है, हम लोगों को वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुछ लोग ये भी कमेंट करता है देखो अगर जब वो रिच हो जाता है, अमीर हो जाता है, फेमस हो जाता है तो फिर वो क्वालिफाइड होता है कि वो किसी भी रिच आदमी के पास जाता है, ये रियलिटी है। और एक लड़का तो ये भी कहता है कि मैं क्वीन बाबा की डाई हार्टेड फैन हूँ। क्यों हमेशा से एक लड़की जो है एक रिच अमीर आदमी को लड़के को पसंद करते हैं। व्हाट ए मटेरियल गर्ल, आई एम नॉट गोना सपोर्ट हर एनीमोर, यानी कि कोई भी उसे और सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। खैर मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है तो वहीं पर हम लोग बॉस को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहते हैं और बताने लगते हैं कि कांग शंग तुम्हारा टीम आखिरकार क्या कर रहा है, शुड नॉट तुम्हें ये जो रूमर्स है इसे जल्दी से जल्दी क्लैरिफाई करना चाहिए जितना ज्यादा जल्दी हो सके। तो वो आदमी बताने देती कि मिस्टर हुआंग देखिए हम लोगों ने एक स्टेटमेंट को क्लैरिफाई किए थे लेकिन ये बिल्कुल यूजलेस निकला, क्योंकि अभी आप लोगों को तो मतलब नेटिजन्स और इन सारे इंटरनेट के बारे में पता ही है। और देखिए कॉन्ट्रैक्ट पर तो एकदम ये चीज एकदम अच्छी तरीके से लिखा गया है कि यहाँ पर कोई भी अपनी ऑफिस में अपनी बॉयफ्रेंड को लेकर नहीं आ सकता, ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्वीन बाओ ने फिर भी इस चीज को किया है, यानी कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है। आई सजेस्ट कि हम लोगों को उसे बैन कर देना चाहिए। तभी वो और एक बात भी कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ है, क्या तुम्हें भी इस इंटरनेट के गॉसिप के बारे में बिलीव है। कांग शियन देखो तुम इस कंपनी के एक वाइस प्रेसिडेंट हो और तुम इतनी ज्यादा आसानी से फूल कैसे हो सकते हो। वहां पर हालांकि मुझे पता है कि एक लैम्बोर्गिनी पार्क किया गया है लेकिन वहां पर कोई भी लोग नहीं है। तो हाउ कैन यू बिलीव सच एब्सर्ड न्यूज, मतलब एब्सर्ड न्यूज पे तुम कैसे फॉलो कर सकते हो। और जब इस बात को सुनता हो वो आदमी कहता है कि मुझे पता है कि मिस्टर हुआंग अप्रिशिएट करता है क्वीन बाओ को, लेकिन यहाँ पर ये मानना होगा ये फैक्ट है कि अभी वो पब्लिक क्रिसिस में जो है फंस गई है। अभी हम लोग इस मीटिंग पर आए तो अभी हम लोगों को ये डिसाइड करना होगा कि हमें आखिरकार आगे क्या करने की जरूरत है। इस बात को सुनता हो वहाँ पर मिस्टर हुआंग कहता है कि ओके अब इस सर्वे के लोग जो है गॉसिप के बारे में भूल जाओ, अभी हम लोगों को इस बारे में बात करना चाहिए कि हम लोग अभी क्वीन बाओ के साथ कैसे डील करें। देखो क्वीन बाओ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की है, राइट, और मैं अगर ये कह सकता हूँ कि उसके पास ग्रेटेस्ट पोटेंशियल है अमोंग द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। मतलब इस साल में हम लोगों ने जितनी भी ज्यादा लड़कियों को साइन किया था उनमें से उसका सबसे ज्यादा पोटेंशियल ज्यादा है। सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं वहां पर। और फिर वो ये भी बताता है कि इन दिस बिजनेस हम लोगों ने अभी ये कंफर्म किया है कि वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है। अभी हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट के बारे में बात कर सकते हैं। और देखो तुम इस इंडस्ट्री के एक सीनियर हो तो इसी वजह से तुम्हें पता है कि यहाँ पर हम लोगों को एक थर्ड टियर के सिंगर को, स्टार को प्रमोट करने के लिए कितनी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है। अगर तुम एग्जाम्पल के रूप में जुलू को लोगे तो कंपनी उसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया था उसे फेमस बनाने के लिए।
लेकिन हम लोगों ने क्वीन बाओ बाओ के ऊपर थोड़ा बहुत ही इन्वेस्टमेंट किया था और जस्ट हम लोगों ने उससे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था। इन जस्ट 1 मंथ शी ऑलरेडी एक 3rd tier स्टार बन गए हैं। हम लोगों को एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ा बेनिफिट मिल गया है। इट्स ए गुड डील। तभी इसी बात को सुनते और एक आदमी इसी आदमी को कांगशान को क्रिटिसाइज करते हुए बताने लगते हैं कि हर एक स्टार की जो पब्लिक क्राइसिस होता है, बिना किसी रीजन के, बिना किसी ऐसे फालतू रीजन के लिए किसी चीज को हमें ऐसे ही बैन कर देना चाहिए। आई डोंट थिंक दैट हाउ बिजनेस वर्क, मुझे नहीं लगता है। तो यहाँ पर आदमी बताने लगता है कि जो भी आदमी मेन आदमी रहता है मिस्टर वंग, वो बताता है कि देखो मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा बिजी है, मैं आप लोगों की इतनी ज्यादा कीमती वक्त को यहाँ पर फालतू में खर्च बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। जस्ट हम लोग अभी यहाँ पर डिसीजन ले लेंगे। जो लोग भी चाहते हैं कि क्वीन बाओ बाओ को हम लोग बैन कर दे वो लोग अपना हाथ उठा सकते हैं, और जो लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग उसे बैन करें वो लोग अपना हाथ को बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे। तो तभी उनमें से सिर्फ एक ही आदमी जो है हाथ को ऊपर के उठाता है। इस चीज को देखते वो आदमी कहते हैं कि ठीक है, लेस देन यहाँ पर सिर्फ एक आदमी ने हाथ उठाया, तो इसका मतलब यह है कि हमें और कोई डिसीजन के बारे में बात करने की कोई भी जरूरत नहीं। जाओ अभी का अभी यहाँ से निकलो और मीडिया के साथ राइट नाउ कांटेक्ट करो। खैर तभी यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट होकर हमें क्वीन जी का घर का सीन दिखाए जाते हैं। तो वहीं पर जो है क्वीन जी कुछ न्यूज के बारे में, उन फोटो के तस्वीर के बारे में कुछ कमेंट्स को देखने लगते हैं, जहाँ पर कोई कहते हैं कि क्या तुम लोगों ने आज का न्यूज देखा? मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि क्वीन बाओ बाओ ऐसा पर्सन भी हो सकते हैं। तो वही जगह पर लियू जिक्वी नाम मतलब जिक्वियन नामक और कोई भी है, ये देखो पब्लिक्स है, ये लोग यहाँ पर कमेंट्स कर रहे थे कि तो देखो तुम यहाँ से हटो, क्योंकि मेरी जो गॉडेस है वो बिल्कुल भी ऐसा पर्सन नहीं है। तो यहाँ पर और एक भी बात कहते हैं कि देखो तुम यहाँ पर ये एक नॉर्मल बात है, क्योंकि जो फीमेल स्टार होते हैं वो लोग हमेशा से एक रिच मैन के साथ रहते हैं, इसका इतनी ज्यादा फर्स्ट बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वहां पर कोई भी ये भी कहता है कि क्या तुम लोगों को इस बारे में पता नहीं चल रहा है कि इस लड़के को थोड़ा सा क्वींसी की तरफ लग रहे हैं। और क्वींसी भी इन लोगों को कमेंट्स के देखते हुए अपने आप ही कहने लगते हैं कि कम ऑन तुम लोग ये देखो कि मैं हूँ ये। लेकिन वहां पर जो लड़की सबसे पहले कमेंट किए थे वो बता देगी कि क्वींसी है गेट अवे। लेकिन यहाँ पर जो एक लड़की रहती है लिलियंग, वो इस कमेंट को ये कहते हैं कि क्या तुम लोगों को लगता है कि ये चीज एकदम नॉर्मल हो सकता है? मुझे जो लगती है कि वो एक गोल्ड डिगर भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ये भी बात करते हैं कि ऑफकोर्स ये देखो वो तुम्हारे जैसा कोई गरीब लड़के को शादी क्यों ही करेगा। बहुत ज्यादा ऐसे फीमेल स्टार होते हैं जो कि एंटरटेनमेंट सर्कल पे रिच आदमी को ही शादी करते हैं। देखो ज्यादातर फीमेल स्टार के ड्रीम यही होता है कि वो लोग रिच आदमी को शादी करें, इंक्लूडिंग क्वीन बाओ बाओ। तो इसी चीज को देखते हुए यहाँ पर क्वीन जी भी मनी मन सोचने लगते हैं कि देखो ये एक नॉर्मल बात होता है कि जो कोई भी स्टार होते हैं वो लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रिच आदमी को शादी करते हैं, लेकिन इंटरनेट में इतनी ज्यादा आखिरकार बातें क्यों कर रहे हैं? वो एक लिसनर की तरह उसके ऊपर लोग फॉलो कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। ये सचमुच बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल बात है। और मुझे जो लगता है कि यहाँ पर किसी को हायर किया गया है, मतलब उसे सेमलेस करने के लिए, मतलब उसे नीचा दिखाने के लिए क्वीन बाओ बाओ को। और दूसरी साइड हम लोग यहाँ पर बाओ बाओ को देखने लगते हैं जो कि किसी को फोन करते हुए डांटने लगते हैं कि यहाँ पर पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट आखिरकार क्या ही कर रहे हैं कंपनी की। ये एक यूजलेस स्टेटमेंट है। वही वो मेरे चीज से एकदम फुल हो चुकी है। व्हेन डिड आई बिकम सो पॉपुलर? मैं इतनी ज्यादा पॉपुलर कब बन गई? उसकी जो मैनेजर रहती है वो बता दी कि बाओ बाओ क्या आपके सचमुच कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? क्या सचमुच नहीं तो है ना? वो बताते हैं नहीं, वो मेरी ब्रदर है, वो मेरा ब्रदर है। तो उसकी मैनेजर बताता है कि तुम्हें दोनों चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनी को बात कर दिया है। डोंट वरी, इट्स वुड नॉट इफेक्ट योर न्यू सॉन्ग, ठीक है? और तभी अचानक से वही पर जो हम लोग देख पाते हैं क्वीन जी उसके लिए खाना लेकर आते हैं, और मतलब कुछ सूप्स को लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पर बाओ बाओ बताते हैं कि अभी मेरे खाने का कोई भी मूड नहीं है। तो तभी उसके मास्टर पे हाथ रखते हुए क्वीन जी बताते हैं कि मुझे सब कुछ चीजों के बारे में पता है। और फिर वो ये भी बात करते हैं कि देखो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथी हूँ। तो फिर बाओ बाओ भी उसकी बात को सुनते हुए खाना खाने लगती है और उसे शुक्रिया अदा करती है। और फिर वो बताते हैं कि ये देखो तुम्हारी फॉल्ट है, देखो ये तुम्हारे बारे में बात है, मतलब तुम्हारे वजह से ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि तुम मेरी एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे थे, है ना? अभी तुम खुश हो ना? लेकिन तभी इसी बात को सुनता हुआ वो बताने लगती है कि देखो तुमने यहाँ पर मेरी हाथ को पकड़ा था यहाँ पर, है ना? और अभी अचानक से मिस ली का फोन आती है। तो इस बात को सुनते हुए तभी मतलब बाओ बाओ बताने ठीक 1 मिनट रुको, अभी मिस ली मुझे फोन किया है। और फिर वो मिस ली को बताते कि मिस ली, तो मिस ली तभी उसे बता रही कि बाओ बाओ यहाँ पर कुछ चीजें गड़बड़ है। बाओ बाओ बताइए क्या हुआ, मैटर क्या हुआ है? और तभी इधर क्वीन जी बताने देती है क्या यहाँ पर मेरे बारे में इंटरनेट में और कोई भी रूमर्स फैल रहा है क्या? तो उस साइड से मिस ली बता रही है कि तुम्हारे जो नए गाने हैं। तो इस बात को सुनते हुए बाओ बाओ शॉक में आ जाती है और बताती है कि क्या मेरे नए गाने पर क्या हुआ है?
अबे उस साइड से मैं इसलिए बताने लगती है कि तुमने जो कुछ भी रिकॉर्डिंग किया था अपने नए गाने का, वो रिहर्सल के वक्त वो जो है इंटरनेट पे लीक हो गया है, यानी कि किसी ने पोस्ट कर दिया है। वो बताने लगती है कि क्या मेरे गाने इंटरनेट पे पोस्ट हो गए हैं, वो डिड किसने किया है। तभी अचानक से वो एक पोस्ट को देख पाते हैं जहां पर कोई कहता है कि देखो ये क्वीन बाबा के नए गाने हैं, मैं कोई भी मुझे इस बारे में मत पूछना कि मैं कौन हूँ, लेकिन ये जस्ट एक क्वीन बाबा के गाना है, मैंने इसे शेयर किया आप लोगों के साथ, आप लोग जस्ट इसे देख सकते हैं। तो उसी जगह पर बहुत से लोग हैं इस गाने को सुनते हुए वहां पर इस गाने के मतलब रिव्यू देने लगते हैं कि इट्स नॉट अ गुड एज ए प्रीवियस सॉन्ग, यानी कि पिछली वाली सॉन्ग की तरह ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कोई तो ये भी बताने लगता है कि क्या क्वीन बाबा की डाउनफॉल शुरू हो गया है। अगर इस गाने को सचमुच उसने गाया है तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट शो में वो जरूर से जरूर एलिमिनेट होने वाले हैं। कि वो ये बात अभी लोग ये भी बात कर रहे हैं कि क्या अभी वो कंपनी के मतलब कंपनी के चाहत नहीं रहे, इसी वजह से कंपनी उसे ऐसे कर रहे हैं, या किसी को उसने नाराज कर दिया है जिसकी वजह से उसे ऐसा भी चीज मिल रहा है। इस चीज को देखते हुए बाबा बहुत ज्यादा रोने लगती है और बताती है कि जी अभी हमें क्या करना चाहिए। और इस बात को सुनता हुआ क्वींसी भी बताने लगते हैं कि आखिरकार ये ओरिजिनल सॉन्ग अबाउट मतलब ये एक मिस्ट्री है। मतलब वो भी ये देख पा रहा है कि यहाँ भी इस गाने को पोस्ट कर दिया है कि इसका मतलब ये है कि वो लोग अभी मिस्टिक जो लॉस्ट कर दिया है। तो यहाँ पर बाबा मतलब बताने लगते हैं कि इस जो गाना है इस गाने का ऑडियो एंड विजुअलाइजेशन इफेक्ट जो है इसे बहुत ज्यादा कैंडिड रिकॉर्डिंग का बुरी तरीके से कर दिया गया है, वॉइस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, और यह तक कि ये मेरी लेवल तक बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और इसी चीज को देखते हुए तभी बाबा मतलब क्वींसी बताने लगता है अचानक से कि यहाँ पर और भी कुछ वर्स थिंग है। इस चीज को सुनते हुए वो बताते हैं कि क्या कौन सा चीज वर्स थिंग्स है। तो क्वींसी बताता है कि जुलू ने अभी के अभी अपना नए गाने को पोस्ट किया है वीडियो के साथ। और यहाँ पर बाबू इस चीज को देखते हुए बताते हैं क्या उसने ये बताया कि वो मुझसे भी अच्छा गाना गा सकता है, मतलब मैं उसके जैसा गाना बिल्कुल भी नहीं गा सकती हूँ। और वो एकदम से बाबा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि कहने लगते हैं कि ये कुतिया ने खुद अब मेरी गाना को गाया है और फिर वो अब मेरी नाम को क्लीनिंग करना चाहते हैं। तो तभी क्वींसी उसे बताने लगता है कि तू क्या होता, अगर तुम्हें अभी तक भी कुछ बारों में पता नहीं चला कि तुम्हें किसने धोखा दिया है, ये तुम्हारे पीछे के कौन काम ये सब कुछ किया है, तो फिर अभी गेस कर लो ये जुलूई है। और तभी बाबा बताने लगती है कि हाँ वो जो है आई एम सिंगर में वो मेरी स्पॉट को लेने की कोशिश कर रही है, और मेरी जो गाना था एशियन स्टाइल सॉन्ग वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पर परफॉर्मेंस की थी, इसी वजह से वो इस गाने को मतलब ऐसा कुछ चीज करने का उसका शायद मोटिवेट आई होगी। तो यहाँ पर क्वींसी बताने लगता है कि देखो सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पर असम्मानित महसूस करवाया, उसके बाद तुम्हें जो है तुम्हारे गाना रिकॉर्डिंग को ऐसे सामने पब्लिक के सामने एक्सपोज कर दी, और देखो वीडियो भी शूटिंग किया उसने क्लीनिंग योर नाम, यानी कि तुम्हारे नाम को क्लीनिंग करते हुए। इज द लास्ट किलिंग मूव। तभी इस बात को सुनते हुए यहाँ पर बाबा बता कि ठीक है मैं अपनी एजेंट को अभी के अभी फोन करती हूँ। और इधर वो फोन करने लगती है अपनी एजेंट को, और क्वींसी मन ही मन सोचने लगती है कि सचमुच ये बहुत ज्यादा एक बुरा सिचुएशन है। अभी क्वीन बाबा एक अपनी रेपुटेशन क्राइसिस को लेकर सफर कर रहे हैं, और अभी कंपटीशन के लिए जिस सॉन्ग को हम लोगों ने प्रिपेयर किया था अभी उस सॉन्ग को भी एक्सपोज कर दिया गया है। अगर ऐसे चलते रहे तो फिर उसे नेक्स्ट परफॉर्मेंस में उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर सबसे ज्यादा मोस्ट सीरियस कॉन्सिक्वेंस ये नहीं है कि क्वीन बाबा के कैरियर यहाँ पर खत्म होने वाले हैं, बल्कि यहाँ पर क्वींसी भी का पॉइंट क्लियर होने वाले हैं, यानी कि अभी वो सिर्फ अपनी हॉस्पिटल के बेड में सोकर वेजिटेबल खाने वाले हैं, यानी कि उसको इस क्राइसिस को ठीक करने के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन तो ढूंढना ही होगा। और तभी अचानक से इधर बाबा रोने लगती है, बताने लगती है कि मिस ली ने मुझे ये बताया कि आकर मैं यहाँ पर एक नया गाना भी गाऊं तो फिर भी लोग किसी चीज को पसंद नहीं करेंगे, वो लोग मुझे डिसलाइक करेंगे, दे ऑल डिसलाइक मी। वो पूरा रोने लगती है और फिर ये भी बताते हैं कि उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं अपने आप को कुछ इस प्रकार से तैयार करूं, अगर मैं अच्छे गाना गाऊं फिर भी मैं जो है उसी शो से दूसरी टाइम जो है एलिमिनेट कर दिया जाएगा मुझे। और इस बात को सुनता हुआ इधर बाबा की बात सुनते हुई क्वींसी मन मन सोच रहे थे कि अगर उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है तो फिर मेरी भी पॉइंट यहाँ पर कट जाएगा, इसका मतलब यह है कि मैं मारा जाऊंगा। नहीं, मुझे यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। फिर वो अपनी सिगरेट को बुझाते हुए बताते हैं कि चलो मेरे पास एक आइडिया है। ये कहते कुछ समय के बाद देख पाते हैं कि बाबा एक मोबाइल फोन को रिकॉर्ड करते हुए बताने दी क्या ये काम करेंगे। हम लोग क्वींसी को देख पाते जो कि कुछ पियानो को लेकर बैठ जाते हैं और बताने कि इट्स बेटर देन डूइंग नथिंग, कुछ ना करने से बेहतर तो हम लोग इसी चीज को करेंगे, चलो अभी शुरू करो। बाबा बताते कि ओके। बाबा रिकॉर्डिंग को ऑन कर देते हैं। तभी इधर क्वींसी बताना शुरू करते हैं, मैं यहाँ पर ऑथर हूँ जो कि हर एक ओरिजिनल गाना को लिखा है, और मैं वही आदमी हूँ जो कि क्वीन बाबा के साथ उसी जगह पर गुके उनको बचाया था, और समवन कोई एक है जो कि बैड इंटेंशन के साथ पिक्चर लिए थे सीक्रेटली और रूमर्स को फेंक दिया, मतलब रूमर्स फैलाया और फिर लोगों को हायर करके पेड पोस्टर को लगाया। आई नो कि वो पर्सन कौन है। आई डोंट टेल अदर हु यू आर टुडे।
आज मैं जस्ट आपको लोगों को ट्रूथ को बताना चाहता हूँ। जो फैन मतलब क्वीन बाओ बाओ को पसंद करते हैं एंड आवर ओरिजिनल सॉन्ग, और ये कहते हुए वो अपनी गाना को अपनी धुन में दोबारा से गाना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग ये देख पाते हैं कि जब यहाँ पर क्वीन जी इसी गाना को गा रहे थे, इसी चीज को देखते हुए बाओ बाओ मन मन एकदम अपने आप को किसी और भी जगह पर इमेजिन कर पाती हैं। और तभी इधर क्वीन जी बताने लगते हैं कि इस गाने को जो है मैंने इस सालों की शुरुआत में लिखा था और इस गाने को कहते हैं कि क्वीन बाओ बाओ। बाओ बाओ इसी बात को सुनते हुए बताने थी, क्या तुमने सचमुच इस गाने को मेरे लिए लिखा है? वो बताने लगता है कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। और ये कहते हैं वो सोचने लगता है कि आखिरकार मैंने तो इस गाने को अपने पॉइंट के माध्यम से उसी शॉपिंग मॉल से एक्सचेंज किया है। और तभी अचानक से वो बाओ की ऐसे हरकत को देखते हुए समझ जाते कि क्या वो सचमुच मेरे ऊपर, और तभी बाओ सीधा एकदम उसके ऊपर उठ जाते हैं और सोफे पर गिराते हुए इस बार उसको लिफ्ट टू लिफ्ट किस कर देते हैं और बताती है कि ये तुम्हारे रिवॉर्ड के दो, क्या तुम्हें ये पसंद आया? और तभी इसी चीज को बाओ क्वीन जी के सोच लेते कि ये तो कुछ सरप्राइज है, लेकिन वो कहते हैं कि डैम इट, तुमने मेरा फर्स्ट किस को लॉस कर दिया। और तभी उसे जो है बाओ बाओ बताने थी कि बुलशिट, डोंट थिंक कि मैं तुम्हारे कोई भी चीज के बारे में नहीं जानती हूँ। ऐसी बात को कहने के साथ साथ क्वीन जी उसे कहते कि बट नॉट बैड, क्या मुझे और एक मिल सकते? जैसे वो ये कहते हैं वो कहने लगती है बाओ बाओ की यू विश, और कहते हुए जोरदार के एक स्लैप मारते हैं और बताता है कि वीडियो क्लिप को अच्छे से ध्यान से देखना और मैं अपनी रूम पर वापस जा रही हूँ। और इधर क्वीन जी मन में सोच लेती कि वो क्यों गुस्सा हो रहा है, मैं तो जस्ट उसके ऊपर मजाक कर रहा था। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें स्टार्ड एंटरटेनमेंट जिम का सीन दिखाया जाता है। हम लोग वहाँ पर जूलू को देख पाते हैं जिसको पास मैसेज आती है यहाँ पर कांग शियन की तरफ कि चलो जल्दी से जल्दी मेरी ऑफिस पे आ जाओ, और हाँ मेरी ऑफिस पे आने से पहले थोड़ा सा नहा कर आना। इसी चीज से जूलू बहुत ज्यादा गुस्से में आकर कहती है कि कमीना, वो जाने लगती है लेकिन उसकी मैनेजर आ जाती है, बताती है कि मिस यू यहाँ पर एक बैड न्यूज है। मिस यू बताने लगती है कि क्या हुआ है, तो वो लड़की कहती है कि क्वीन बाओ बाओ पोस्ट एक आर्टिकल वीबो में पोस्ट किया है, लेकिन जूलू बताने लगती है कि चलो उसे छोड़ दो क्योंकि इससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाले हैं। लेकिन तभी उस लेडी बता दी कि नहीं, ये उसकी ब्रदर है जो कि एक वीडियो को पोस्ट किया है। इस बात को सुनते हुए मिस चू बता दी क्या, और फिर वो उसी बाओ की मतलब उसकी क्वीन जी की वीडियो को देख पाते हैं जहाँ पर क्वीन जी सब कुछ चीजों को बताती है, लेकिन वो अभी भी उसके चेहरे को ब्लर कर दिया गया है। और इसी चीज को देखते हुए मिस जूलू समझती है कि नहीं ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। खैर उसके बाद टीवी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं कि जैसे वो लोग अंदर की तरफ जाने लगते हैं, यहाँ पर क्वीन जी बाओ बाओ को समझाने लगता है कि देखो तुम अपनी ज्यादातर हाई नोट्स के ऊपर अटेंशन देना, ठीक है? देखो मैं तुम्हें अच्छी गाना नहीं गाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा चिल्ला कर गाना गाना, ठीक है? और देखो वो कॉस्ट्यूम के बारे में भी जो बात की थी वो भी याद रखना, ठीक है? उसके बाद को सुनते हुई बाओ बाओ बताने थी ओके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। खैर उसके बाद रिकॉर्डिंग वेन्यू का सीन दिखाया जाते हैं। वो लोग जैसे वहाँ पर सीट पर जाके बैठती है तो यहाँ पर क्वीन सी यहाँ पर जिजिंग को बताने कि देखो जिजिंग अभी ये बहुत ही ज्यादा अंधेरा है, तो चलो यहाँ पर तुम थोड़ा सा ध्यान में रहना और तुम चलो मेरे हाथ को पकड़ लो। और तभी हम लोग देख पाते हैं जिजिंग भी उसके हाथ को पकड़ती है। जैसे पकड़ती है तो क्वीन सी मन ही मन सोचने लगता है कि यहाँ पर लोग ये कहते हैं कि कोई भी लड़की मतलब किसी के भी साथ रिलेशनशिप पे आने से पहले उसके हाथ को होल्ड करना पड़ता है, और शायद वो मेरे ऊपर थोड़ा सा क्रश हो सकते हैं। जनरली गर्ल डज नॉट लेट मैन टू होल्ड देयर हैंड्स, यानी कि लड़की लोग अपने हाथ को लड़के लोगों को नहीं देते होल्ड करने के लिए। खैर उसके बाद वो लोग हाथ पकड़ते बैठे हुए रहती है। तो अभी यहाँ पर जिजिंग बताती है कि देखो अभी तुम मेरे हाथ को जो है छोड़ सकते हो क्योंकि मैं अभी अपनी सीट से गिरने नहीं वाले हो। लेकिन यहाँ पर उसे क्वीन सी बताने लगता है कि मैं इस मौके को कैसे जाने दे सकता हूँ। उसके बाद वो लोग हाथ पकड़ते यहाँ पर मेरे प्रोग्राम को देखने लगते हैं। और दूसरी साइड वहाँ पर एक लेडी रहती है होस्ट, वो बताती है कि इस शो के बारे में, स्पॉन्सर के बारे में कि किसने स्पॉन्सर किया है वगैरह वगैरह, और फिर बताने लगती है कि हेलो एवरीवन। और फिर वो मिस क्वीन को पूछ लेती है मिस क्वीन आपने तो इंटरनेट पे देखा ही कि आपका गॉसिप कितनी ज्यादा स्प्रेड हुआ था इंटरनेट में इन दिनों, क्या आपको इस बारे में कोई भी ओपिनियन है? तब यहाँ पर बाओ बाओ बताने लगते हैं कि देखिए यहाँ पर क्लीन हुआ हाथों को और वॉश करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। और इसी बात को सुनते हुए मिस जूलू मन में सोच लेती कि अगर यहाँ पर उसकी यंगर ब्रदर नहीं होता तो मुझे नहीं लगता है कि वो इतनी ज्यादा जो रिलैक्स पे आज बैठ सकती थी। खैर उसके बाद वो होस्ट दोबारा से कहते हैं कि मैंने वीवो में उस वीडियो को देखा, मैं तो बहुत ज्यादा शॉक हो गई। आप बिल्कुल अगर माइंड ना करें तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी ब्रदर कौन है? और तभी बाबा बताने लगती है कि अच्छा तो फिर मेरी ब्रदर मतलब मेरा ब्रदर कहाँ पर है? तो मेरे ब्रदर मेरा ब्रदर ही है। और इस बात को कहने हुए वो हंसने लगती है और बताने लगती है कि वो एक होम बॉडी है, वो पब्लिक आंखों के सामने आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और तभी इस बात को सुनता हुआ इधर क्वीन से मनी मन सोचने लगती है कि कम ऑन मैं कोई होम बॉडी नहीं हूँ, क्योंकि होम बॉडी वर्ड बिल्कुल भी अच्छे वर्ड नहीं होता है। सो डोंट यूज इट मतलब मुझे शर्मिंदगी महसूस करवाने के बिल्कुल भी इसे मत यूज करो।
लेकिन यहाँ पर बाबा ये भी बताती है कि लेकिन आज वो इसी जगह पर है। इस बात को सुनते हुए वो होस्ट बताती है कि क्या सचमुच? मैं सचमुच तुम्हारे ब्रदर को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती हूँ, वो कहाँ पर है? सभी लोग बता रहे थे क्वीन बाओबाओ की ब्रदर मतलब क्वीन बाओबाओ इतनी ज्यादा खूबसूरत है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसकी ब्रदर भी बहुत ज्यादा खूबसूरत होंगे। और यहाँ पर क्वीन से अपने मुंह को छुपाने लगता है। वो सोच लेते हैं क्वीन बाओबाओ डैम ये क्या कर रहे हैं। और तभी झिझिंग अचानक से उसे थोड़ा सा चिढ़ाती हुई बताने लगी कि देखो तुम इतने भी ज्यादा हैंडसम नहीं हो तो तुम बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं होगे, लेकिन देखो तुम इतनी ज्यादा बुरे भी नहीं हो। खैर तभी इधर होस्ट बता दी कि वी हैव आज हमारे पास यहाँ पर एक नए सिंगर भी है। तो उसी लड़के को देखते हुए सभी लोग बता लेते कि वाओ ये लड़का तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, मतलब सचमुच वो एक रिच आदमी की तरह मिक्स है। और वो लड़का सीधा आते ही क्वीन बाबा को बताने लगता है कि ब्यूटीफुल लेडी क्या मैं आपके हाथ पर किस कर सकता हूँ? तो बाबा भी मना नहीं करती है। वो लड़का उसके हाथ पे जैसे ही किस करता है, इस चीज को देखते हुए क्वीन जी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर चिल्लाता है। और फिर वो अपना गाना लड़का शुरू करता है और कहता है कि थैंक यू एवरीवन। और वो लोग इसके गाने को सुनते हुए झिझिंग बताने लगती है कि सच में वो भी तो अच्छे गाना गाते हैं ना। तो यहाँ पर क्वीन जी बताते हैं कि तुम जस्ट वेट करो और देखो तुम्हारी जो दोस्त है ना तुम्हें इंप्रेस कर देंगे एकदम से, तुम एकदम शायद शॉक हो जाओगे। और तभी वो होस्ट कहते हैं कि चलिए हम लोग हमारा नए मतलब नेक्स्ट कॉन्टेस्ट को स्वागत करते हैं क्वीन बाओबाओ। और बाओबाओ एक अचानक से ऐसी ड्रेस पहनकर आती है, मतलब इसी चीज को देखते हुए झिझिंग बताती है कि क्या यहाँ पर उसने अपनी स्टाइलिस्ट को ऑफेंड कर दिया है। तो क्वीन जी बताता है कि दैट्स व्हाट आई वांट, यानी कि मैं तो यही चाहता हूँ। तो झिझिंग बताता है कि यू डिड नॉट डू दैट ऑन पर्पस डिड यू। वो बताता है कि हाँ मैंने उसे ये सब कुछ ड्रेस पहनने के लिए बोला है ताकि थोड़ा सा उसे अटेंशन मिल जाए, तुम इसे देख लोगे। लेकिन झिझिंग बताता है कि टेल मी ना। वो बताता है कि देखो तुम खुद ही इस चीज के बारे में तुम्हें पता चल जाएगी। और तभी वहां पर बाओबाओ अपनी इस ड्रेस को पहनते हुए आती है और बताती है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन मुझे धमकाया है, तो बहुत सारे लोग मुझे ऑनलाइन में बहुत सारे बातें किया है। वो लोग मेरी बॉडी के ऊपर क्रिटिसाइज किया है कि मैं अपनी बॉडी से इस जॉब को लिया हूँ। और यहाँ तक कि लोगों ने मेरे बारे में ये भी बताया है कि मेरी जो गाने का स्किल है वो बहुत ज्यादा पोर है, मैं जस्ट रिच आदमी के ऊपर रिलायबल करता हूँ रिसोर्सेस के लिए। यहाँ पर ऐसे बहुत से सारे लोग हैं जो लोग मुझे यहाँ पर क्रिटिसाइज किया था। देखो यहाँ पर सिंगिंग भी मेरा एक गाने का ही पार्ट है। आई वॉन्ट टू बी ए स्टार। मैं ऐसे एक स्टेज पर रुकना चाहता हूँ, मतलब खैर होना चाहता हूँ जहाँ पर लोग मुझे अटेंशन दे। ये इतनी ज्यादा मेरे लिए कठिन क्यों है? आप लोग इतनी ज्यादा मुझे शर्मिंदगी महसूस क्यों करवा रहे हैं? अगर कोई भी रूमर्स फैल रहा है तो आप लोग भी उसी ट्रेंड को फॉलो करते आ रहे हैं। जस्ट आप लोग उसके बाद आप लोगों की माइंड पे जो कुछ भी आ रहे हैं आप लोग सिर्फ उसी बात को कहते रहते हैं। आप लोग मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो कि इस बार को कंसिडर किया है कि मुझे कैसा फील हो रहा है। और ये कहते हुए वो अपनी गाना को शुरू कर देते हैं। सभी लोग एकदम से शौक में आ जाते हैं कि वो और एक नए गाने को गा रहे हैं। जुलू भी इस चीज को देखते हुए शौक में आ जाती है कि उसने अपने नए गाने को कब बनाया। और झिझिंग बताने लगी क्या तुमने दोबारा से नए सॉन्ग को लिखा है? और यहाँ पर मतलब यहाँ पर बाबा गाने को गाने लगते पीछे से एक आदमी देखते कहते हैं कि दैट्स ग्रेट। तो पीछे से और एक आदमी कहता है कि जो कोई भी इस गाने को लिखा है सच मुझे वो जीनियस है, नहीं एक विज़र्ड है। तो वो आदमी कह रहे कि ऑफकोर्स उसकी ब्रदर है इसी चीज को लिखा है जो कि पियानो म्यूजिशियन भी है। अगर वो अपनी बिजनेस में आते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी हो जाएंगे। और यहाँ पर मिस जुलू सोचने लगती है कि उसके पास और एक ओरिजिनल गाना कहाँ से आ सकता है, क्योंकि सिर्फ ये तो 2 और 3 दिन की बात है, वो 2-3 दिन के अंदर ऐसे गाना कहाँ से ला सकते हैं। और यहाँ पर बाबा बताने की डू सो ब्लैकमेल मी, अब्यूज मी एंड अटैक मी, कम ऑन आई एम द क्लाउन आई एम द, मतलब वो ऐसे गाने को गाने लगते हैं, इतनी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाते हुए गाने को गाते लगते हैं। एकदम सभी लोग क्वीन बाबा के लिए फैन हो जाता है, सभी लोग खड़ा होकर उसके लिए तालियां बजाने लगती है। और यहाँ पर जो है क्वीन जी मनी मन सोच रही थी कि आखिरकार मुझे लगता है कि मेरा जिंदगी अभी इस जगह पर सेफ हो गया है। तो गाइस आज मुझे थोड़ा सा वक्त यानी कि समय कम मिला, इसी वजह से मैं थोड़ा सा कम मिनट का वीडियो बना रहा हूँ 40 मिनट का। आई होप कि आप लोग भरपूर सपोर्ट दिखाएंगे, प्यार दिखाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कल तक और नए एक एपिसोड को लाऊं, तक यहाँ पर 40 मिनट दिया हूँ इसी वजह से इसे कवर करने के लिए। तो पता नहीं अभी 12 घंटा या 13 घंटे का वीडियो अभी यूट्यूब में पोस्ट होगा या नहीं, क्योंकि मैंने एक दिन कोशिश किया था, नहीं होता है। तो खैर अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज यार लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो वीडियो में हाइप कर देना, जितना हो सके उतने ज्यादा चैनल को मतलब सपोर्ट करो यार, ताकि मैं थोड़ा सा मुझे मोटिवेट मिले और रोजाना मैं वीडियो डाल पाऊँ। देखो मैं रोजाना वीडियो डाल सकता हूँ लेकिन मोटिवेट के बिना मैं नहीं डाल सकता हूँ। तो खैर आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया, और आप लोगों के पास अगर नया कोई मनवा है तो सजेस्ट करो, क्योंकि ये मनवा अभी खत्म होने के कगार में है। तो हाँ प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।